सो पहले बताओ 3 दिन 4 दिन कैसे रहे आप लोगों के? अच्छी खासी जावास्क्रिप्ट रिवाइज की सबने? 4 दिन मिले थे टोटल सबको पढ़ने के लिए। जावास्क्रिप्ट पढ़ा सबने? बहुत कम लोगों की आवाज आ रही है। नहीं पढ़ी? मजे किए सबने पूरे 4 दिन? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में यूटिलाइज किया है पूरा वीक, 4 दिन? सब लोग शादी में बिजी थे? बहुत बढ़िया। मैं भी एक्चुअली वहीं बिजी था। चलो, सो लास्ट क्लास हमने यहां तक देख लिया था, ठीक है। हम जो है कुछ आर्किटेक्चर डिस्कस करने वाले थे लास्ट क्लास। चलो, देखो ये आपका जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट इंटरनली कैसे बिहेव करती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के केस में, या वैसे भी नॉर्मली भी, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे आप सभी, सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉल स्टैक, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ये कोड लिखा है, ये वाला कोड, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये console.log लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या लॉग करने में कोई टाइम लगाएंगे? नहीं। तो ये नॉन ब्लॉकिंग टास्क है, इसकी वजह से इतना टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो नॉन ब्लॉकिंग टास्क है या जो नॉन एसिंक्रोनस एपीआईज हैं, वो तुरंत कॉल स्टैक में जाती हैं, ठीक है, कॉल स्टैक में जाती है। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, किसके अंदर जाती है, कॉल स्टैक में। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लॉग है क्या? फंक्शन है। फंक्शन का दूसरा नाम क्या बोला जाता है, मेथड, ठीक है। फंक्शन को आप लोग अभी मेथड भी बोल सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी क्लास वगैरह नहीं पढ़ी, तो इसलिए फंक्शन को आप लोग अभी मेथड बोल सकते हो, ठीक है। सो लॉग क्या है, एक फंक्शन। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल किया गया, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये इमेज है, सबसे पहला वाला गया कॉल स्टैक में, ठीक है, वो यहां से पॉप हो गया, फिर अगला गया वो निकल गया, फिर अगला गया वो निकल गया, ठीक है। इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले भी एक काम होता है, ठीक है। जब पहले स्टेप में ये जो है ना, ये जो console.log है, ठीक है, ये जो है पहले ये जो है कर रहा है हेलो वर्ल्ड 1 2 3, फिर इन सब की शेड्यूलिंग भी हो रही है। ये जो सेट टाइम आउट है, इन सब की क्या हो रही है, शेड्यूलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे का कोड भी उसमें जा रहा है, ठीक है। रन करने से पहले इसमें शेड्यूलिंग भी होती है, ठीक है, जो ये एसिंक्रोनस एपीआईज हैं इनकी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 1 कॉल स्टैक में गया, फिर उससे बाहर निकल के आ गया, बाहर निकलते ही वो कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहां पे प्रिंट कर देगा जो भी आपने प्रिंट कराया। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड 1, ठीक है। फिर अगला क्या निकलेगा, हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है। सेम यही काम इसके साथ हुआ, हेलो वर्ल्ड 2 के साथ, देन उसके बाद हेलो वर्ल्ड 3 के साथ। तो ये एक एक करके कॉल स्टैक में जा रहे हैं और निकल रहे हैं, कॉल स्टैक में जा रहे हैं और निकल रहे हैं। फिर अब बात आई सेट टाइम आउट की, ठीक है। सेट टाइम आउट एक वेब एपीआई है, क्या है, वेब एपीआई। तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, शेड्यूलिंग होती है वेब एपीआई की, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने का टाइमर लगा रखा था, 0, मतलब तुरंत चलने के लिए, ठीक है।
लेकिन वो एक एसिंक्रोनस कोड है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 0 मिलीसेकंड बोल रखा है तो तुरंत चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो भी एसिंक्रोनस कोड है वो सारे वेब एपीआई में जाके शेड्यूल हो रहे। ठीक है, तो देखो जरा, तो यहाँ पे सबसे पहला सेट टाइम आउट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा और लास्ट में सातवां। ये सातों अभी वेब एपीआई में जाके शेड्यूल हो गए। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग 4 और 5, तो ये तुरंत कॉल स्टैक में जाएंगे और निकल जाएंगे। तो आउटपुट क्या आएगा, पहले हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले तो ये प्रिंट हो गए सारे। ठीक है, तो नॉन ब्लॉकिंग कोड का काम हो गया। अब बारी आती है शेड्यूल्ड वाले की। ठीक है, जो ब्लॉकिंग कोड्स हो सकते हैं। तो सेट टाइम आउट वालों की अब बारी आई। ठीक है, तो पहला जो सेट टाइम आउट है 0 वाला, ठीक है, ये पहले लिखा है। ठीक है, तो ये जब वेब एपीआई के पास गया होगा यहाँ पर, तो वेब एपीआई ने जैसे ही इसका टाइमर अप हुआ, इसको उठा के पुश कर दिया किसके अंदर, क्यू के अंदर। क्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, मतलब कि कतार बोल सकते हो आप। ठीक है, तो लाइन में क्या रूल फॉलो होता है, एग्जैक्टली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अभी सेट टाइम आउट में कौन आया, अभी 0 वाला। ठीक है, और टाइमर 0 है। ठीक है, फिर अब अगला जो है इसका टाइमर जैसे ही खत्म होगा ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टाइमर 2000 वाला, मतलब 2 सेकेंड। तो सबसे पहले 0 वाला, फिर 1000, फिर 2000, फिर अब कितने 4 हैं जिनका टाइमर कितना है 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये चारों जो हैं ये क्या होंगे, 1 बाय 1 लाइन में जाएंगे। सबका टाइमिंग सेम है। ठीक है, तो अगर सेम टाइम पे सब आ रहे हैं तो देखा जाएगा ऑर्डर। ठीक है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया था इसमें 3000 के ऑर्डर में, 3.3, फिर 4, फिर तो ये सब जाएंगे इसके अंदर टास्क क्यू के अंदर। टास्क क्यू को आप लोग मैक्रो टास्क क्यू भी बोल सकते हो, मैक्रो MACRO, मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो टास्क क्यू के अंदर वो सारे क्या होंगे, पुश होते जाएंगे। क्लियर, ठीक है, पुश होते जाएंगे। पुश होने के बाद ये जो इवेंट लूप है ये क्या करता है, इन क्यूज को चेक करता है, उनको पोल करता है। ठीक है, चेक करता रहता है कि क्या इसके अंदर कोई टास्क आया नहीं, नहीं आया, आया नहीं आया, इस चीज का चेक करता रहता है। जैसे जैसे टास्क आते जाएंगे वो अपने आप इसे निकाल के कॉल स्टैक में डालता जाएगा। ठीक है, और कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा पोल करता रहता है इस क्यू के अंदर से। ठीक है, पोल करने का मेरा मतलब है कि उसको वेट करता रहता है, जैसे कोई टास्क आया निकाला उसने, जैसे उसका आया फिर उसे कॉल स्टैक में डाल दिया। ठीक है, तो ये इवेंट लूप ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता। ठीक है, तो अगर सेम टाइमर पे हैं तो क्यू के अकॉर्डिंग चलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये तो बात हुई कॉल बैक बेस्ड एपीआईज की, कॉल बैक बेस्ड एपीआईज। ठीक है, अभी हमने सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक पास किया था। जब हम किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं या कहीं पे भी पास करते हैं तो उसे हम कॉल बैक बोल देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर और यू कैन से आर्गुमेंट जब हम पास करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉल बैक। ठीक है, तो मैंने इसको क्या टास्क दिया था करने को, जरा देखो, जितना सिलेक्ट किया है इतना कहलाता है कॉल बैक। ठीक है, क्योंकि इसे मैंने कौन से फंक्शन में पास किया है, सेट टाइम। नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है आगे, फंक्शन सेट टाइम। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास किया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉल बैक। तो कॉल बैक बेस्ड एपीआई जो भी होती हैं उन सबको जगह मिलती है मैक्रो टास्क क्यू के अंदर। मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा है वॉयलेट कलर या पिंक कलर जो भी है, ठीक है, इसकी। ठीक है,
तो अभी नीचे वाला क्या है? ये है माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, ऐसी एपीआई जो कि प्रॉमिस बेस्ड होती हैं। कैसे? प्रॉमिस बेस्ड। ठीक है, किसी भी एसिंक्रोनस टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रॉमिसेस। ठीक है, एक अच्छे से जो है एसिंक्रोनस टास्क को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? प्रॉमिसेस। ठीक है, और ध्यान रखना प्रॉमिस बेस्ड एपीआई को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू कॉल बैक बेस्ड एपीआई। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं, क्यू माइक्रो टास्क। ठीक है, कॉल बैक बेस्ड में सेव गो लाइव, कंट्रोल शिफ्ट आई, हेलो वर्ल्ड 3.7 देखो कब आया है। हेलो 5 के बाद, हेलो वर्ल्ड 5 के बाद। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 5 के बाद 3.7 आया है, और इन सब से पहले नॉन ब्लॉकिंग कोड के बाद। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग कोड के बाद और मैक्रो टास्क क्यू से पहले। तो जो क्यू माइक्रो टास्क है ये इंटरनली जो है प्रॉमिस बेस्ड एपीआई से इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो जो प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू कॉल बैक बेस्ड एपीआईज। जो भी प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज हैं वो जाती हैं माइक्रो टास्क क्यू के अंदर, माइक्रो टास्क क्यू के। ठीक है, अब मान लो ये टास्क क्यू है, ये पूरा प्रीडिफाइंड, और वो क्यू माइक्रो टास्क इनबिल्ट फंक्शन है जो कि इससे इंप्लीमेंटेड है ऑलरेडी। ठीक है, सो अब वो तो सिर्फ एक एग्जांपल है कि वो प्रॉमिस बेस्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एपीआईज हैं जो प्रॉमिस बेस्ड हो सकती है, आप खुद से भी प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज बना सकते हो। ठीक है, तो अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, ये जो माइक्रो टास्क क्यू है और ये जो मैक्रो टास्क क्यू है जिसे हम टास्क क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैक्रो टास्क क्यू में 10 फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, और माइक्रो टास्क क्यू में अगर 4 हैं, ठीक है, और ये मैक्रो के बाद आए हैं मान लो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इवेंट लूप है वो पहले जाएगा माइक्रो टास्क क्यू। जब तक माइक्रो टास्क क्यू खाली ना हो जाए तब तक मैक्रो वालों को चांस ही नहीं मिले। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि ये जो है क्या कहते हैं, वीआईपी लाइन है। भक्त कितने भी लगे हों लाइन में डजंट मैटर, वीआईपी पर्ची कटाओ, जाओ दर्शन करो, खत्म। ठीक है, कितने भी लोग लगे हों लाइन में डजंट मैटर, वीआईपी जाओ तुरंत काम जो भी है। ठीक है, तो माइक्रो टास्क क्यू को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर? तो माइक्रो टास्क में सिर्फ जो मतलब प्रॉमिस है उसी को एग्जीक्यूट करेगा ये, है ना? प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज को। ठीक। ठीक है, तो जो भी एपीआईज प्रॉमिस की हेल्प से बनाई गई हैं उन सब को माइक्रो टास्क क्यू में भेजा जाता है इंटरनली, वो ये पहले से फिक्स रही। ठीक है, जिसने बनाया है जावास्क्रिप्ट को उसने ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे। ठीक है, तो इसीलिए हम भी जो है क्या करते हैं, जो भी मतलब कि एसिंक्रोनस टास्क करते हैं प्रॉमिसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, प्रॉमिस के थ्रू करते हैं। अब इसे बंद करो, यहाँ आओ।
ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। ये आई थिंक मैंने कॉल बैक हेल्प बताया है, किसी दूसरे ने बताया होगा, कोई नहीं। यहाँ कोई अच्छा सा मैसेज है। आप लोगों को क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा? एक मिनट, हाँ जी, अब बताओ कैसा बिहेव करेगा? ठीक, कितने कितने का गैप होगा सबके बीच? सही बोला है सबने, ठीक है, एक एक सेकंड का गैप है, ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर वाला जो टाइम आउट है, सबसे बाहर वाला कौन सा है? ये वाला, जिसमें डिसाइडेड टू पार्टी एट दिस, इसका टाइमर ये है सुकांत, ठीक है। आप जो गलती कर रहे हो यही बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होगी। ये तो अगले वाले से डिसाइड होगा कि फिर टाइम का कितना हो जाए। 1000 वाला है, पहले अगर वो चला तो एक तो वैसे डिले हो गया, तो उसमें 2 है तो उसमें 3 बाद हो, 3 सेकंड बाद वो चलेगा। अब 3 सेकंड है तो ये सेकंड चलेगा। चलो सुनो, एक चीज देखो पहले ध्यान से। सबसे पहली चीज जो आप बोल रहे थे सुकांत, ठीक है, सबसे अंदर वाला नहीं चलेगा, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। यहाँ पे जो सेट टाइम आउट है ये सबसे पहले लगा हुआ है, और इसका टाइमर ये है, टाइमर 0 मतलब इमीडिएट चलने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला चलेगा, डिसाइडेड टू पार्टी एट दिस, ठीक है, तो ये तुरंत हुआ। फिर अब बारी आई इसकी, ठीक है।
अब 1 सेकंड का वेट होगा इसमें। कितना टाइमर दिया? 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद ये चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये ऑर्डर हो गया, अब वेट करेगा 2 सेकंड का, 1 सेकंड का नहीं करेगा। ध्यान रखना सब लोगों ने बोला था 1-1 सेकंड का गैप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने बोला था आप लोगों को सेट टाइम आउट में, ठीक है, उस समय जो सेट टाइम आउट था वो कुछ ऐसा था, एक के बाद एक है, एक के अंदर एक नहीं है। ध्यान रखना सब। मतलब सर इस वाले में तो जैसे 1 सेकंड में चल रहा था, फिर पहले देखो जगह कहाँ है, हाँ, ये इसके बाद है, इसके जो है और उसमें लगा हुए हैं, एडजेसेंट में लगे हुए हैं सारे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट में नहीं लगे हुए। तो उसके 1 सेकंड के 2 सेकंड बाद एग्जैक्टली उसके 1 सेकंड के बाद ये वेट करेगा इतना जितना मैंने दिया है 2 सेकंड का, ठीक है। मैंने कहा अब छोड़ो, सबको क्या करूँ, करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब जो है 1 सेकंड होने के बाद तब 2 सेकंड का लगेगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सेकंड में क्या है, हमने क्या कर, मतलब 1 सेकंड में कर रखा था, ऑर्डर कर रखा था। फिर 2 सेकंड के में हम क्या करेंगे, ऑर्डर आ जाएगा। फिर 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड का और वेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ईटिंग, फिर लास्ट में डांस 4 सेकंड के बाद। अब इसको प्रूफ करना है तो वो देखो जरा, इसी वजह से सब में मैंने टाइमर दिया। कंट्रोल से टाइम इसे बंद करो, 2 मिनट रिफ्रेश करो एक बार, तुरंत चला टाइमर। देखो 1:26 8 सेकंड, अगला वाला 1:26 9 सेकंड, फिर अगला वाला 1:26 11, 9 के बाद 11, कितने का गैप है? 2 सेकंड। फिर 11 के बाद अगला 14, कितने का गैप है? 3। फिर 14 के बाद 18, मतलब कितने का गैप? ठीक है। कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, ठीक है। अब जरा देखो इसको रीड करने में कितनी मुश्किल पड़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉल बैक हेल, ठीक है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है, इसका डायग्राम जब जो है ऐसे बनेगा, जस्ट लाइक एरो, आप ट्रायंगल या पिरामिड बोल सकते हो, इस तरीके का, ये पहचानने का तरीका कॉल बैक हेल को, ठीक है। और ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए कॉल बैक हेल को, ठीक है। वरना अभी तो एक लाइन का कोड है, तब आप नहीं पहचान पा रहे हो। क्या होगा अगर ये 100 या 1000 लाइन का कोड होगा? दैट्स वाई ज्यादातर लोग इसको जो है अवॉइड करते हैं। ये होता है हमारा कॉल बैक हेल्प आ रहा है, उसके लिए प्रोमिसेस हैं। तो ये जो कॉल बैक हेल है, ये सेट टाइम आउट के साथ ही होता है या कोई और कंडीशन भी हो सकती है इसकी? देखो ये जो है उसके साथ भी हो सकती है, क्या बोलते हैं आपका सेट इंटरवल के साथ है। लेकिन सेट इंटरवल में एक दिक्कत है, आपने जो भी टाइमर दिया वो उतने सेकंड में बार 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 चलता रहेगा, ठीक है। सेट इंटरवल पता है आप लोगों को? सेट टाइम आउट एक बार चलता है, सेट इंटरवल एक उतने टाइम बाद लूप होता है, चलता रहता है। ठीक है। मैंने क्लास दिया था या आईडी दी थी?
यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में जो है, जो भी मैंने कोड लिखा हुआ है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इसी वजह से टाइमर हर सेकंड अपडेट दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो कोड है अंदर वाला, ये कोड हर एक सेकंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या यूज कर रखा है, सेट इंटरवल। अब इसको अगर आपको रोकना है, मान लो अब बटन वगैरह पे भी रोक सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं काम कर रहा हूं, जैसे ही 6 सेकंड हो जाए उसके बाद ये ठीक है, तो मैंने फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पे पास कर दिया। कौन से वाले फंक्शन को हमें क्लियर करना है, क्लॉक आईडी। नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, क्लॉक रेफरेंस। ठीक है, आपकी इच्छा। तो मैंने बता दिया कि भाई जैसे 6 सेकंड हो जाए इसको रोक दो, रिफ्रेश 1 2 3 4 5 और ये 6 को रोक गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है इसमें, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल। ठीक है, अब बारी आती है प्रॉमिस की। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगाया मैंने, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट करिए मेरे को पहले कोई ये बताएगा रियल लाइफ में प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस के स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप किसी से वादा कर रहे हो तो उसके क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं, फ्यूचर क्या क्या हो सकता है उस वादे का, जाहिर सी बात है। ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, जरा पढ़ो इसे जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल मोजिला डेवलपर नेटवर्क की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें जो है समझ लो ऑफिशियल डॉक्स मिलेंगे आपको पूरा प्रॉपर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर, ठीक है, ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्टिंग वैल्यू। ठीक है, सो वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, ए प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन सॉरी रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। Since most peoples are consumers of already created promises, this guide will explain consumption of returned promise before explaining how to create them. ये कुछ बनी बनाई जो APIs हैं उनको यूज करके पहले बताएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था जो क्यू माइक्रो टास्क है वो भी इनबिल्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी हैं तो उनको ये करके बताएगा। ठीक है, तो हम वो बाद में देखते हैं।
चीज चाहिए वो नहीं है। स्टेट्स वगैरह कहाँ लिख रखे हैं इसके, छोड़, पहले वाले डायग्राम में मिल जाएगा। ये दिख रहा है, ये वाला पढ़ो, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है, इस वादे की क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं और देखते हैं होगा या नहीं, ठीक है। तो 3 स्टेट होते हैं एक वादे के, पेंडिंग स्टेट। मैंने बोल दिया कि हम लोग पार्टी करेंगे, कब करेंगे अभी नहीं बताया, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, बट करेंगे कब, ठीक है। फिर अगला फुलफिल्ड, ठीक है। तो अब हम उस वादे को पूरा करेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि कोई वादा एक बार में पूरा किया जाए, ठीक है। मान लो मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बैंक से वादा करता हूँ कि भाई मैं आपका लोन चुकाऊंगा, जरूरी थोड़ी ना एक ही बार में चुकाऊं, मैं भी चुका सकता हूँ, ठीक है। हर महीने आपको जो इतना इतना रुपए दूंगा, हो सकता है नहीं, ठीक है। फिर अगला रिजेक्टेड, कि भाई मैं नहीं चुका रहा, ठीक है, मान लो मैं पार्टी नहीं कर रहा। तो एक प्रॉमिस की 3 स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके प्रोमिसेस होते हैं वो पेंडिंग स्टेट में होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फिर उन प्रॉमिस को क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। उन प्रॉमिस को क्या करना होता है, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक काम करना होता है। तो जरा देखो, ये दिख रहा है, एक प्रॉमिस बनाया हमने, बाय डिफॉल्ट वो कौन सी स्टेट में, पेंडिंग स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो हो सकता है वो प्रॉमिस फुलफिल हो या फिर रिजेक्ट, ठीक है। अगर वो प्रॉमिस फुलफिल होगा तो हमें जो है कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके अंदर। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई प्रॉमिस फुलफिल होता है तो उसमें हम कुछ एसिंक्रोनस एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी उसका रिटर्न मतलब वैल्यू आई होगी, उस एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद वो हम अगले प्रॉमिस को देंगे, ठीक है। जो भी रिटर्न होके आएगा वो किसको देंगे, अगले प्रॉमिस को। फिर अब वो वाला प्रॉमिस भी क्या होगा, चाहे तो फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट। फिर जो आउटपुट आया वो अगले वाले को, ठीक है। तो इस तरीके से करके प्रॉमिस की चेनिंग हो सकती है, एक प्रॉमिस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये प्रॉमिस की चेनिंग होती है, ठीक है। एक नॉर्मल प्रॉमिस जो होता है, जो सिंगल प्रॉमिस है, वो चाहे तो फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अगर फुलफिल करना है तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, फुलफिल करने के लिए डॉट देन। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग डॉट देन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट देन, यहां पे भी जरा ध्यान से देखो, डॉट देन दोनों जगह है। उसके बाद लास्ट में यहां पे क्या है, डॉट कैच। अगर बाई चांस कोई दिक्कत हुई, ठीक है, प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई एरर आई, तो उसके लिए हम डॉट कैच लगा के रखते हैं, जिसमें हम अपना एरर हैंडलिंग का कोड लिखते हैं, ठीक है। चलो एक बार, ये तो थ्योरी थी, थ्योरी आई थिंक 80% बच्चों को समझ में नहीं आई होगी ये वाली, ठीक है। प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है। देखो मैं एक नया प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, पार्टी प्रॉमिस, ठीक है। अब प्रॉमिस की स्टेट ले लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं रख रहा हूं रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है, रिजॉल्व और मैं बोल रहा हूं अगर जो मनी है वो ग्रेटर देन हुआ या इक्वल हुआ 1000 के, अगर मेरे पास 1000 या उससे ज्यादा पैसे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व। हाँ,
एल्स, रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट में कोई भी रीजन दे दो, ठीक है। और ये जो रिजॉल्व कर रहे हो सकता है टाइमर के साथ भी लगा दो, आपकी इच्छा है कैसे करना है। ठीक है, मर्जी है, लगाना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वरना सिर्फ रिजॉल्व भी लिख सकते थे आप, ठीक है। तो प्रॉमिस तो बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। पार्टी प्रॉमिस, ठीक है। एक काम करो, लॉग कौन सी फाइल है, रिफ्रेश, ये दिख रहा है सबको। बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस किसमें होता है, पेंडिंग, ठीक है। प्रॉमिस पार्टी प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है। अब इस देन के अंदर हमें क्या करने होंगे, कॉल बैक पास करने होंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, ऑन फुलफिल, अगर ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ तो क्या करना है, फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑन रिजेक्ट, ठीक है, कि अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ तो क्या काम करना है, ठीक है। चलो, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ऑन फुलफिल वाले में एक फंक्शन पास कर रहा हूं, ठीक है। समझ लो एक कॉल बैक पास कर रहा हूं, ठीक है। लॉग दूसरा ऑन रिजेक्ट, ठीक है। और इस सिंटेक्स को ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल। ये टाइपस्क्रिप्ट का सिंटेक्स है जो आपको अभी दिखा क्वेश्चन मार्क से। टाइपस्क्रिप्ट ना जावास्क्रिप्ट से भी मतलब कि ऊपर है, वो सुपर सेट है किसकी, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट ज्यादा अच्छी पड़ती है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। ज्यादातर लोग प्रोडक्शन लेवल पे टाइपस्क्रिप्ट ही प्रीफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना टाइप सेफ होती है, इसीलिए। चलो अगला काम, तो एक काम करो, वहां से जो भी मैसेज आया है इसको यहाँ पे प्रिंट करा लो, ठीक है। आप मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो डॉट देन है वो अगली लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। वो एक लाइन में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए। क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है,
जब आपकी वैल्यू कम डाली है तो रिजेक्ट होने सीधा रोड में आना चाहिए, और फिर उसमें जाना है। रिजेक्ट के अंदर कहीं लॉग लिखा है? तो यहां से एरर मैसेज भेजा जाता है। रीजन ऑफ टाइप एनी, ठीक है, उसे क्या किया गया है? रिजेक्ट किया गया है। और रीजन क्या पास किया? डोंट हैव, नहीं वो तो टाइप है वो, ठीक है, कुछ भी रिटर्न मार सकते हो यहां से, ठीक है। तो हमने ये मैसेज रिटर्न मारा है, डोंट हैव इनफ मनी, ठीक है। तो डॉट टेक्स्ट में दोनों लिखना ही लिखना जरूरी है। नहीं, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है फिर भी दे दे रहा हूँ। रिफ्रेश, पैसे नहीं है, पार्टी नहीं होगी, फिर भी पढ़ना है। पैसे हैं, पार्टी हो रही है, फिर भी पढ़ना है, ठीक है। चाहे रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, पढ़ना तो है ही, ठीक है। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट हो गई, चाहे आपकी जो है रिजेक्ट हो या फिर रिजॉल्व, ठीक है। ये फाइनली, ठीक है। तो एक प्रॉमिस है तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। लेकिन आप प्रॉमिस के अंदर से कोई रिजल्ट भी रिटर्न मार सकते हो, प्रॉमिस के अंदर से कोई भी रिजल्ट या कोई भी वैल्यू रिटर्न मार सकते हो, ठीक ठीक है। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देता हूं मैं, कैसे देखो, जो प्रॉमिस है ना उसकी चेनिंग हो सकती है, ठीक है। मान लो पहले वाले का जो आउटपुट आया वो अगले वाले प्रॉमिस में गया, फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर वो गया अगले वाले में, फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर वो गया अगले वाले में। इसे बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है, कि मल्टीपल स्टेप्स में हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करो, इसे कमेंट मारो, हम एक इनबिल्ट एपीआई यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? फेच, ठीक है। फेच के अंदर जरा देखो क्या मांग रहा है वो, इनपुट ऑफ टाइप रिक्वेस्ट इन्फो और यूआरएल, बोल रहा है कि सर मेरे को एक यूआरएल चाहिए, ठीक है, कॉमा दूसरा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, और ये चीज ऑप्शनल है लेकिन पहली वाली ऑप्शनल नहीं है, तो यूआरएल तो देनी ही देनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो ये प्रॉमिस सॉरी फेच है, ये देखो लास्ट में क्या लगा है? कॉलन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस ऑफ टाइप रिस्पॉन्स। तो फेच एपीआई आपसे प्रॉमिस करती है कि मैं आपको एक रिस्पॉन्स लाके दूंगी, और उसको जो है क्या चाहिए होगा? बस एक यूआरएल। तो फेच एपीआई को आप यूआरएल दो और वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स लाके, ठीक है। तो ये प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है या नहीं है? है। तो चलो इसे रिजॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, कोई एक एपीआई उठा लो ऑनलाइन। क्या उठाएं हम? एक काम करो, जेसन प्लेस होल्डर, ये काम इसे छोड़ो, फेक स्टोर एपीआई थोड़े रीजनेबल है।
पूरी यूआरएल नहीं उठा रहा, 1 नहीं उठाया। यूआरएल उठा दी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, अभी क्या हुआ। अभी हमने फेच किया और उसको लॉग कराया, क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं सर आपका प्रॉमिस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? क्या हमने इस प्रॉमिस को रिजॉल्व किया? नहीं। तो जो फेच है डॉट देन, ठीक है। प्रॉमिस के पास सिर्फ 3 ही मेथड होते हैं गिनती के, डॉट देन, डॉट कैच, डॉट फाइनली, ठीक है। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए डॉट देन, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसके अंदर आएगा, लॉग रिस्पॉन्स। अलग लाइन में कर लो थोड़ा, ठीक है। सुनो, ये हमने ये कॉल बैक पास किया है ये पूरा, ठीक है। तो जो आपका फैच है वो एक रिस्पॉन्स आपको देगा, तो जो हम कॉल बैक पास कर रहे हैं वो जो रिस्पॉन्स देगा हमें उसे एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो हमने अपने आप से वेरिएबल का नाम दे दिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए, रेस्प या जो नाम देना हो दे दो, रिस्पॉन्स या जो भी हो, फिर उसको यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो जरा, क्या हमें रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर जो है जो भी डिटेल्स है वो हमारे अभी यूजेबल नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हो बॉडी, ये बाय डिफॉल्ट अभी प्रोटेक्टेड है, ये आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। बॉडी, हेडर्स, ओके, स्टेटस क्या रहा बैकएंड की तरफ से, ये सारी चीजें आपको दिखेगी, ठीक है। अब ये मेरे रिस्पॉन्स अभी किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन में जो एरो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक रिटर्न करता है या नहीं करता? करता है, ठीक है। अगर एक ही लाइन लिखी हुई है और उसमें कोई भी चीज आपने लिख दिया तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न कर देगा, और अगर मल्टीपल लाइन है तो आपको मैन्युअली ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैन्युअली ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स भेज के क्या करूंगा मैं, मेरे को क्या भेजना है रिस्पॉन्स को, जेसन। आप टेक्स्ट में भी भेज सकते हो, लेकिन एपीआईज वगैरह ज्यादातर जो होती है वो किसमें होती है, जेसन, ठीक है। अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसके ऊपर कर्सर ले जाओ, डॉट जेसन के ऊपर जो ये बॉडी डॉट जेसन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है इसका टाइप क्या है, कॉलन के बाद टाइप क्या लिखा है इसका, ऑफ टाइप। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जो है डेटा दूंगा किसी भी तरीके का, डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, एनी, ठीक है। तो डॉट जेसन आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको डेटा दूंगा। तो पहले वाले का जो रिजल्ट है यही सेम चीज, पता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट देन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट, ये वन लाइनर है, मैंने सिर्फ लॉग करने के लिए इतना ऊपर ताम झाम किया, ठीक है, वरना इतने से भी काम हो जाता मेरा, ठीक है। क्योंकि एरो फंक्शन सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक रिटर्न करता है, ठीक है। तो इतने से भी काम हो जाता मेरा। चलो, अब जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डॉट देन जो भी डेटा आया वो एक्सेप्ट करो, लॉग, और इन वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो मैं डेटा वगैरह रख रहा हूँ, डेटा, रेस्प, डेटा, ठीक है।
फाइनली लगाना है फाइनली भी लगा सकते हो, डॉट कैच लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, ये दो दो बार देन क्यों लगाया है? पहले वाले का जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो रिटर्न मारा जाएगा दूसरे में। पहले से जो भी वैल्यू आएगी, रिस्पॉन्स ठीक है। आएगा, वहां से कन्वर्ट हम्म। करके फिर रिटर्न मारा जाएगा अगले वाले में। तो ये प्रॉमिस चेनिंग है। हम जब भी एपीआई का यूज करेंगे तो हमें प्रॉमिस चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ चेनिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी? ये जो है ना फंक्शन जो आप रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे देखो हम्म। कि क्या रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है। अगर प्रॉमिस अगर वो रिटर्न हो रहा है प्रोमिस तो रिटर्न चेनिंग कर रहा करनी है तो पड़ेगी। एक और देन लगाओ। हाँ, क्योंकि प्रॉमिस को रिजॉल्व किए बिना अगर आप प्रिंट कराते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, पेंडिंग। हाँ, तो पेंडिंग वाले को रिजॉल्व कराना है तो डॉट देन तो लगाना ही पड़ेगा। दैट्स वाई, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। फाइनली में मैसेज डाल दिया कि भाई रिक्वेस्ट की थी सर्वर पे, चाहे सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, की तो है ही। ठीक है, हमने रिक्वेस्ट बैकएंड पे की, दैट्स व्हाई फाइनली में लिखा है मैंने। अब कोई दिक्कत आई तो समथिंग वेंट रॉन्ग और जो भी एरर है उसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। पहले रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने उसे प्रिंट करा रखा है ऊपर। अगर वो ना प्रिंट कराना हो, कमेंट मारो इसे, इसकी जगह वन लाइनर यूज कर लो। ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितने का, 20 का। एक एरे के अंदर 20 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और लास्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, एग्जैक्टली। तो रिक्वेस्ट की गई सर्वर पे और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से बैकएंड से डेटा फेच किया जाता है। अब बाई चांस मान लो चलो ऊपर तो वो उसने दिया है फेच एपीआई ने, लेकिन मैसेज क्या लिखा है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो फेच करने में दिक्कत आई है। ठीक है, और नीचे का फाइनली का भी कोड चला है। ठीक है, तो जनरली इस तरीके से एक एपीआई पे रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, इतना कर लोगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है। ऊपर से कॉल बैक बेस्ड एपीआई, बार बार फंक्शन को यहाँ पे देना पड़ेगा हमें, अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन में अवेट लगा रहा हूँ, एरर आ रही है। ठीक है, तो जो अवेट है, अवेट सिर्फ और सिर्फ कौन से फंक्शन में होना चाहिए, एसिंक फंक्शन। अभी बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ।
हो रहा है काम। लेकिन अभी एक दिक्कत है इसमें, बाई चांस फेच करते समय कोई दिक्कत आ गई, तो कोई एरर आ गया, तो एरर आने पे नीचे का कोड कभी नहीं चलता, ये तो काम खराब कर देगा। जो भी हमारा सस्पिशियस कोड होता है, सस्पिशियस कोड मींस जिसमें भी एरर आने की चांसेस हों, ठीक है, और जाहिर सी बात है भाई हम डेवलपर हैं, हमें पता है कि इसमें एरर आ सकती है, ठीक है, और ये चीज एक डेवलपर को पहले से पता होनी चाहिए, उसका अंदेशा होना चाहिए कि भाई हम डेटा फेच कर रहे हैं अगर बैकएंड से या कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। जैसे कि मान लो किसी का नेट स्लो है, उसको रिक्वेस्ट करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, यूआरएल गलत है या कोई भी रीजन हुआ, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे भी एरर आने के चांसेस हों तो उसको हमेशा किस में रखना चाहिए, ट्राई के अंदर। और अगर बाई चांस कोई दिक्कत आई तो हमें उसे क्या करना होता है, कैच। बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहिए। फाइनली आपकी इच्छा है लगाना है तो लगा दो। लेट्स, ठीक है, रिक्वेस्ट मेड, ठीक है, ऊपर वाली तो सक्सेसफुल हुई, नीचे वाली फेल हो गई, समथिंग वेंट रॉन्ग, फेल टू, और लास्ट में रिक्वेस्ट। एक क्वेश्चन है सर मेरा, ये हमने जो लिखा है इसमें अवेट, अवेट इसीलिए यूज किया जाता है ना कि जब कहीं से डेटा फेच करना हो, आ रहे 2 मिनट है ना। आ रहे, सुनो, ये जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो ये अवेट है, ठीक है, अवेट यहाँ पे 2 काम करता है। सबसे पहली चीज प्रॉमिस को रिजॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फेच एपीआई जो है क्या रिटर्न करती है, प्रॉमिस। तो ये आपसे फेच एपीआई प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको क्या दूंगी, एक, तो जो अवेट है ये उसको पहली बात तो रिजॉल्व करता है, ठीक है। दूसरा, मेरे को एक बात बताओ, अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया बैकएंड से तो क्या आप उसे जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, ठीक है। तो जब तक पहली लाइन ना एग्जीक्यूट हो जाए क्या अगली लाइन चलनी चाहिए, नहीं। जब तक रिस्पॉन्स ना आ जाए क्या जेसन में कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं। तो जब तक पहली लाइन का टास्क खत्म ना हो जाए जब तक अगली लाइन नहीं चलनी चाहिए। तो जो अवेट है, अवेट क्या कराता है, जब तक वो प्रॉमिस फुल्ली जो है रिजॉल्व ना हो जाए, उसका वैल्यू रिटर्न होके ना आ जाए, जब तक वो अगली लाइन पे नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ बस उसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर इसने डाल दी आरईएस के अंदर, अवेट का काम तो ये खत्म, पहली लाइन, ये दूसरा अवेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम खत्म, फिर अगली लाइन पे आया ये, ठीक है। अब हमने बोला रिस्पॉन्स जो भी आया है उसको कन्वर्ट करो किसमें, जेसन में, और डॉट जेसन जो है ये भी क्या रिटर्न कर रहा है। अगर ये प्रॉमिस की जगह कोई डेटा रिटर्न कर रहा होता तो अवेट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। प्रॉमिस की जगह कोई डेटा या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे हो। अब ये है कि जैसे ये 2 बार अवेट लगाया, ठीक है, तो आपने ट्राई कैच लगा दिया पहले, तो ये 2 बार नहीं लगना चाहिए ट्राई कैच दूसरे अवेट के लिए भी, जब रिजॉल्व हुआ या रिजेक्ट हुआ। हाँ आप नेस्टेड ट्राई कैच भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो भी दिक्कत आएगी उसको ये संभाल लेगा, ये वाला। मतलब एक ही ट्राई कैच दोनों की एरर को हैंडल कर लेगा ये, हाँ, ठीक है। और अगर आप माइक्रो लेवल पे एरर हैंडलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे नेस्टेड ट्राई कैच भी लगाया जा सकता है,
ठीक है, अभी तो कोड बेस हमारा छोटा था तो एक ट्राई कैच में काम चले गया, ठीक है। ठीक है। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में अगर आपको माइक्रो लेवल पे एरर हैंडलिंग करनी है तो आप जो है वहां पे भी ट्राई कैच लगा सकते हो, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसी यूआरएल दे रहा हूं जिसमें जेसन डेटा आ ही ना रहा हो, मतलब कि यूआरएल सही हो लेकिन डेटा जेसन में ना हो, तो देखो जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल https://github.com, ठीक है। पहली बात तो इसने क्या बोला, कोरस ने रोक दिया। ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इसने जो है यहाँ पे ब्लॉक मार दिया। गिटहब ने बोला कि भाई आप मेरी वेबसाइट से डेटा कैसे फेच कर सकते हो, मेरी वेबसाइट कहीं और रखी हुई है और आपका जो है जो आप फेच एपीआई में अपनी वेबसाइट बना रहे हो, फेच एपीआई को यूज कर रहे हो जहाँ पे, वो कहीं और रखा हुआ है, ठीक है। एक्सेस टू फेच एट दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। जब दोनों सर्वर अलग अलग जगह रखे होते हैं तो एक सर्वर से अगर दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट मारोगे तो बाय डिफॉल्ट सारे सब जो भी है जो सर्वर है वो ब्लॉक करके ही रखते हैं, ठीक है। तो गिटहब ने तो परमिशन नहीं दे रखी। तो एक काम करो, गूगल ने शायद ही दी हो, एक मिनट, कोई ऐसी वेबसाइट जो कि टेक्स्ट डेटा दे रही है। टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन ही नहीं है, चलो ये ले लेते हैं। मान लो ये फाइल है, फाइल का नाम क्या है, robots.txt, ठीक है। ये ऑनलाइन होस्ट हो रखी है, ऑनलाइन होस्ट हो रखी है। क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इसमें, कुछ भी लिखी हुई है, ये बॉट को रोकने का तरीका है, समझ लो, ठीक है। जो बॉट्स होते हैं वेबसाइट से डेटा निकालते हैं, उसको रोकने का तरीका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही टेक्स्ट अपने उसमें चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैंने ऊपर से यूआरएल उठा ली, कॉपी पेस्ट, रिफ्रेश, इसने ब्लॉक मार रखी है यार, क्या करें, कोई नहीं। आप एक चीज ध्यान रखो, अभी जो है सबने ही क्या कर रखी है, ब्लॉक मार रखी है रिक्वेस्ट। एक चीज और देख सकता हूँ, फेक स्टोर एपीआई है, आई डोंट थिंक इसने ब्लॉक मार रखा हो, बचे। हाँ, ये देखो, पहला तो ये है जो कि सक्सेसफुली रिक्वेस्ट कर रहा है, अब इसे कमेंट मारो, इसका काम खत्म हो, सक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल वाले में जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड टोकन लेस देन, ठीक है। बोल रहा है कि सर ये तो जेसन है ही नहीं, लेस देन डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट वैलिड जेसन, ठीक है। आप किसी वेबसाइट को फेच कर रहे हो, जैसे ये वेबसाइट बनी पड़ी है फेक स्टोर एपीआई वाली, कंट्रोल यू करो, क्या लिखा हुआ है इसमें, डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा हुआ है ना, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है कि जेसन का है, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को जेसन में कन्वर्ट करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आएगी।
जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में अगर HTML डॉक्यूमेंट को उठा के डाल दोगे इस पूरे को तो एरर तो आनी ही आनी है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। बोल रहा है जो भी doc.html लिखा हुआ इज नॉट अ, तो बताओ जेसन में कन्वर्ट करने वाली भी एरर हैंडल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, कैसे हो रही? वो थर्ड पार्टी है और ये इनबिल्ट है, ठीक है। तो हम थर्ड पार्टी पे अभी आएंगे जब रिएक्ट वगैरह करेंगे। देखो अगर डिपेंड करता है, आपको डिपेंडेंसी चाहिए एक्स्ट्रा फालतू में डिपेंडेंसी चाहिए तो क्यों, मतलब सॉरी, तो उसके लिए एक्जियोस यूज कर लो। लेकिन कोई छोटा मोटा काम है, ठीक है, इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, तो क्यों फालतू में आप अलग से थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी डाल के अपने प्रोजेक्ट का साइज बढ़ा रहे हो? सीधी सी बात है। कल को एक्जियोस वाले ने सपोर्ट बंद कर दिया, क्या करोगे? ठीक है, दैट्स वाई छोटे मोटे काम के लिए इनबिल्ट एपीआई बनी है हमारे पास, ठीक है। तो उस इनबिल्ट को यूज करो। बड़े काम के लिए तो उसके लिए थर्ड पार्टी यूज कर लेना, अभी मैं कराऊंगा वीडियो। क्लियर सभी को? तो ये है आपका, तो ये पूरी आपकी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये भी डेप्थ में है बहुत, आप चाहो तो खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके काम की इतनी ही है, ठीक है। तो इतना आप सभी को करके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कल जो है हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। आप लोग Node.js डाउनलोड कर लेना, Node.js डाउनलोड, ये ऑफिशियल वेबसाइट है Node.js की, nodejs.org, इंग्लिश के बाद डाउनलोड, ठीक है। स्क्रॉल करोगे तो ये दिख रहा है विंडोज इंस्टॉलर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग Node.js को इंस्टॉल कर लेना और जो भी डिफॉल्ट है उसको एज इट इज रहने देना, बस नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करना है बस, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन दिखे कि नेसेसरी टूल्स वगैरह आपको इंस्टॉल करने हैं या नहीं तो उसको टिक मत करना, ठीक है। जो भी डिफॉल्ट है नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, बस इतना करके आओ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास।